एक बुर्किना फासो से निकलकर यूरोपीय बंदरगाह पर रोका गया सोना, जिसकी कीमत $100 मिलियन के बराबर थी, कोई कानूनी मामला नहीं था, कोई दुर्घटना नहीं थी। यह राजनीति थी। वॉशिंगटन के प्रत्यक्ष दबाव के तहत कंटेनर अपना गंतव्य नहीं पहुंचे और फिर ट्रंप की आवाज आई, तीखी और बेबाक। यदि अफ्रीका को वैश्विक बाजारों तक पहुंच चाहिए तो उसे अपनी देनदारियां अदा करनी होंगी। वागादुगू में यह खबर भूकंप जैसी गूंजी। यह व्यापार नहीं था, यह डाका था। हमारे लोगों द्वारा निकाला गया सोना, वही संपत्ति जो स्कूलों, अस्पतालों और खाद्य सुरक्षा के लिए रखी गई थी, कर्ज के बांड के रूप में बदल दी गई थी। सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। गुस्सा आग की तरह फैल गया। दिन में लूट रहे हैं और उसे कानून कह देते हैं, एक आदमी ने रैली में चिल्लाकर कहा। सच्चाई अटल थी। यदि अफ्रीका का सोना रोका जा सकता है और जब्त किया जा सकता है तो संप्रभुता ही खतरे में थी। यह अपमान था, लेकिन जिस चीज ने एक राष्ट्र को तोड़ना था उसने ट्राओरे को लड़ने के लिए प्रेरित कर दिया। एक बंदरगाह पर रोकी गई एक खेप से जो शुरू हुआ था, वह अफ्रीका के अपने भविष्य को नियंत्रित करने की जंग में बदलने वाला था। यह जब्ती कोई गलती नहीं थी, यह रणनीति थी। वॉशिंगटन ने इसे सबक के रूप में प्रस्तुत किया। यदि वे हमारे कर्जों का भुगतान नहीं करेंगे तो उनके संसाधन अवरुद्ध किए जाएंगे। मंत्रिमंडल के भीतर अधिकारियों ने स्वीकार किया कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जुड़ा हुआ मामला था। दशकों से अफ्रीका के ऋण शर्तों को वॉशिंगटन और पेरिस में लिखे गए नियमों के साथ बांधा गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने डॉलर में भुगतान की मांग की, गारंटी के साथ। लेकिन जैसे जैसे बुर्किना फासो और अन्य देश ब्रिक्स और भारत जैसे नए साझेदारों की ओर मुड़ रहे थे, पश्चिम नर्वस हो गया। अगर वे ऋण न चुकाएं तो क्या होगा? अगर अफ्रीका सिस्टम से अलग हो जाए तो? ट्रंप का जवाब निर्दयी था, सोने को रोको। यूरोप पर दबाव डालकर बुर्किना फासो की खेप को रोककर वॉशिंगटन ने संदेश भेजा, आपकी संपत्ति जमानत है। इस तर्क की ठंडक स्पष्ट थी। यदि अफ्रीका ने IMF से दूरी बनाने की कोशिश की तो उसका सबसे मूल्यवान संसाधन पोर्ट से निकलते ही फ्रीज कर दिया जाएगा। यह खुलासा जल्दी ही फैल गया। मंत्रियों ने ट्राओरे को बताया कि सोना सुरक्षा के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। ऐसे कर्ज के खिलाफ जो अक्सर पिछले शासनकालों से विरासत में मिला हुआ था या औपनिवेशिक शर्तों के तहत जबरन थोपे गए थे। कर्ज जिसने जितना दिया उससे कहीं ज्यादा ले लिया था। लोगों के लिए यह अंतिम अपमान था। एक किसान ने स्थानीय रेडियो पर कहा, हमने उन ऋणों पर दस्तखत नहीं किए, हमारा सोना क्यों उनका भुगतान करे? एक शिक्षक ने जोड़ा, अगर वे हमारा सोना रखते हैं तो वे हमारे बच्चों का भविष्य ले रहे हैं। ट्राओरे अपने कैबिनेट के सामने सामने खामोशी से बोले, यह कर्ज का मामला नहीं है, यह नियंत्रण का मामला है। अगर वे सफल हो गए तो अफ्रीका कभी अपना कल नहीं पाएगा। वॉशिंगटन ने उद्देश्य पूरा कर लिया था, पर अफ्रीका में यह एकता को जगा रहा था। यह अपमान बुर्किना फासो के लिए तोषण का कारण बन गया और ट्राओरे ने इसका सामना करने का फैसला किया। कुछ मंत्रियों ने कूटनीति का सुझाव दिया, हम रिलीज के लिए बातचीत कर सकते हैं, भुगतान शेड्यूल ऑफर कर दें। पर अन्य लोग सहमत नहीं थे। कमरे में एक भारी मौन छा गया। फिर ट्राओरे खड़े हुए। वे चाहते हैं कि हम झुक जाएं। वे चाहते हैं कि हम उन ऋणों का भुगतान करें जो हमने नहीं चुने। हमारे पास सोना है, हमने उसे अपनी जान लगाकर निकाला है। अगर हम आज झुक गए तो कल कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। उनके शब्दों ने चैम्बर में हलचल मचा दी। पहली बार कैबिनेट ने समझा कि यह सिर्फ एक वित्तीय विवाद नहीं था, यह संप्रभुता पर हमला था। बाहर प्रदर्शन बढ़ रहे थे, खनिक खदानों से मार्च कर रहे थे, अपने औजार प्रतीक के रूप में ऊपर उठाए हुए थे। छात्रों ने विश्वविद्यालयों में धरना दिया, मांग की कि बुर्किना फासो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर निर्भरता छोड़ दे। यहां तक कि सैनिक भी बारैकों में फुसफुसा रहे थे, अगर वे सोना जब्त कर सकते हैं तो अगला क्या जब्त करेंगे? पश्चिमी मीडिया ने इसे अलग ढंग से पेश किया। स्टोरी विथ तांजुरुल ने ट्राओरे को हल्का पूर्ण दिखाया। यूरोपीय टिप्पणीकार अफ्रीकी अस्थिरता की बातें करने लगे, पर भीतर अफ्रीका में कथा बदल रही थी। लोग बेईमानी नहीं देखते थे, वे नफरत देखते थे। और उसी नफरत में इब्राहिम ट्राओरे ने एक अवसर महसूस किया। जब्ती का मकसद बुर्किना फासो को नीचा दिखाना था, पर वह महाद्वीप को एकजुट कर रहा था। अफ्रीका की संपत्ति अब विदेशी हाथों पर नहीं छोड़ी जा सकती, यह एक सत्य बनता जा रहा था। कई दिनों तक संकट उबलता रहा। बुर्किना फासो के समाचार पत्रों पर एक ही सुर्खी छपी, सोना जब्त, राष्ट्र बेवफा हुआ। रेडियो होस्ट ट्रंप के शब्दों को बार बार दोहरा रहे थे, अफ्रीका को अपनी देनदारियां चुकानी होंगी, जब तक वे एक चुनौती की तरह गूंज रहे थे। पश्चिम ने सोचा कि उसने अफ्रीका को घुटने टेकवा दिया, पर इब्राहिम ट्राओरे के पास अन्य योजनाएं थीं। उन्होंने साहिल राज्यों के नेताओं के साथ आपात बैठक बुलाई।
माली और नाइजर तुरंत उत्तर दिए और प्रतिनिधि भेजे। उनका संदेश सरल था, तुम्हारा सोना हमारी भी लड़ाई है। मेज के चारों ओर चिंता जल रही थी। हर देश के पास ऐसी कहानियां थीं। खेपें देर से पहुंची, आरक्षित निधियां जमी, अनुबंध पलट दिए गए। यह घटना अलग नहीं थी, यह प्रणाली का ही अंग थी। ट्राउरे ने हकीकत सामने रखी। वे हमारा सोना रोक रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यही हमारी ताकत है। वे इसे जमानत कहते हैं, मैं इसे फिरौती कहता हूं। और अगर हम इसे स्वीकार कर लें तो फिरौती कभी खत्म नहीं होगी। कमरे में मौन छा गया। फिर माली के एक मंत्री ने कहा, क्या होगा अगर हम सोना उनके बंदरगाहों से भेजना बंद कर दें? क्या होगा अगर इसे यहीं अफ्रीका में रखें? यह विचार अचानक वास्तविक संभावना बन गया। आइडिया बड़ा और लगभग अविश्वसनीय था। एक अफ्रीकी सोने का रिजर्व जिसे अफ्रीकी धरती पर बनाया और संरक्षित किया जाएगा, पेरिस, ब्रुसेल्स या वॉशिंगटन की पहुंच से बाहर। दशकों से ऐसा विचार एक सपना माना जाता रहा, पर अब यूरोपीय बंदरगाह पर हुए अपमान के बाद यह कल्पना बचाव की तरह सुनाई देने लगी। बैठक में बहस छिड़ गई। कुछ मंत्रियों ने तबाही की चेतावनी दी। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से टूटे तो प्रतिबंध हमें कुचल देंगे। एक और ने कहा, बिना पश्चिमी बीमा के हमारे निर्यात रुक सकते हैं। हर कोने में भय था, पर ट्राउरे ने शोर काट दिया, वे पहले से ही हमें दबा रहे हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हमारे रिजर्व फ्रीज होने पर हमें बचाया? क्या प्रतिबंधों ने हमारे लोगों को खाना खिलाया? नहीं, वे एक हाथ से चुराते हैं और दूसरे हाथ से अरण थोपते हैं। बस। उनकी आवाज ने चैम्बर को शांत किया। समर्थन शीघ्र ही आया। नाइजर के प्रतिनिधि ने कहा, हमारा यूरेनियम केवल इसलिए उनका है क्योंकि हम उसे वे खुद भेजते रहे। हम इसे क्यों नहीं संरक्षित करें? माली के मंत्री ने कहा, हमने देखा है कि हमारा सोना हमारी मिट्टी से निकला और उनके बैंकों को चला गया। अगर यह रुकने का समय है तो अभी रुकना चाहिए। दीवारों के बाहर संदेश फैल गया। अफ्रीका के समाचार माध्यम खुलेआम सोने के रिजर्व के बारे में बात करने लगे। विश्लेषकों ने समझाया कि संसाधनों को साझा करके साहिल को मुद्रा नियंत्रण से बचाया जा सकता है। सड़कों पर लोग चिल्ला रहे थे, सोना रखो, तिजोरियां बनाओ। विचार जड़ पकड़ने लगा। यूरोप में खतरे की घंटियां बजीं। वित्तीय समाचार पत्र अलगाववाद को खतरनाक लोक लुभावनता कहने लगे। मेमोरेंडम ने इस परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के स्थायित्व के लिए खतरा बताया, पर जितना अधिक उन्होंने निंदा की, उतनी ही अफ्रीका में इसकी वैधता बढ़ी। पहली बार पीढ़ियों में अफ्रीकी नेता पश्चिम के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, वे अपनी ही योजना बना रहे थे। और ट्राउरे जानते थे कि सिर्फ एकता का संकेत भी शक्ति का संतुलन बदल सकता है। कहानी तंजारुल। निर्णय अब बस बातचीत तक सीमित नहीं रह सकता था। ट्राउरे ने अपने आर्थिक सलाहकारों और सैन्य प्रमुखों को पहला ठोस कदम तैयार करने का आदेश दिया। योजना सिद्धांत में सरल थी, पर व्यवहार में क्रांतिकारी थी। सुनना बंद करो कि सोना यूरोपीय बंदरगाहों के माध्यम से भेजा जाए और अफ्रीका के भीतर ही इसे सुरक्षित रखने के लिए बुनियादी संरचना बनाना शुरू करो। गुप्त स्थानों में बैठकों का आयोजन किया गया। इंजीनियरों ने बताया कि कैसे गोपनीय क्षेत्रों में तिजोरी का निर्माण किया जा सकता है जो सैन्य सुरक्षा से मजबूत हों। अर्थशास्त्रियों ने नक्शा बनाया कि कैसे बुर्किना फासो, MALI और नाइजर के भंडारों को संयुक्त स्टॉक में मिलाया जा सकता है। एक अफ्रीकी वित्तीय ढाल की नींव। पर ट्राउरे समझते थे कि यह केवल कंक्रीट की दीवारों या लेखापत्र की बात नहीं थी, यह भरोसे की बात थी। AES के नेताओं की एक सभा में उन्होंने सीधे कहा, अगर हम यह तिजोरी बनाते हैं तो यह बुर्किना फासो की नहीं होगी, न ही माली की, न ही नाइजर की, यह अफ्रीका की होगी। हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि उनकी दौलत ऐसी जगह रखी गई है जहां कोई विदेशी हाथ नहीं पहुंचा सके। यह बात दशकों तक भारी असर छोड़ने वाली थी। पड़ोसियों के बीच अविश्वास ने सहयोग को नाजुक बनाए रखा था। फिर भी सोने का विदेशों में जब्त होना एक ऐसा जख्म था जिसने उन्हें एकजुट कर दिया। जमीन पर तैयारियां शुरू हो गईं। विशेष इकाइयों को राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर सोने की काफिलाओं की सुरक्षा सौंपी गई। पश्चिमी रिफाइनरियों के साथ हुए अनुबंधों की गुप्त समीक्षा हुई और कुछ मामलों में रद्द कर दिए गए। ब्रिक्स के साझेदारों के साथ परिष्करण तकनीक प्राप्त करने के लिए बातचीत शुरू हुई ताकि साहिल में सीधे ही परिष्करण संभव हो सके। पहली बार अफ्रीका खुद को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि मूल्य की रखवाली करने वाले के रूप में स्थित कर रहा था। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने इस बदलती दिशा के संकेत पकड़े। रिपोर्टों में चेतावनी दी गई कि यदि अफ्रीकी सोना भंडार वास्तविक हो गया तो यह महाद्वीप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पकड़ को कमजोर कर सकता है। अधिकारियों ने विचार किया कि क्या प्रतिबंध कड़े किए जाएं या चुपचाप कूटनीति की जाए। कोई विकल्प अधिक आशाजनक नहीं दिखा। उआगाडुगु में ट्राउरे एक छोटे समूह के माइनर्स के सामने खड़े हुए और उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा,
आप पेरिस के लिए खोद नहीं रहे, आप वॉशिंगटन के लिए खोद नहीं रहे। अब से आपका काम अफ्रीका की शक्ति बनाएगा। तालियों की गड़गड़ाहट दनादन हुई। भंडार अभी केवल कागज पर ही था, पर लोगों के मन में वह पहले ही हकीकत बन चुका था। पश्चिमी ताकतें चुपचाप नहीं बैठीं। एईएस की घोषणा के कुछ ही दिनों के भीतर पेरिस और ब्रुसेल्स के वित्तीय संस्थानों ने बुर्किना फासो और उसके सहयोगियों से जुड़े लेन देन फ्रीज कर दिए। बीमा कंपनियों ने अचानक पश्चिम अफ्रीका की शिपमेंट्स के लिए कवरेज देने से इनकार कर दिया और मानवीय सहायता की खेपों की भी समीक्षा के लिए देरी होने लगी। संदेश स्पष्ट था, प्रतिरोध की कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रतिरोध की कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप विनम्र नहीं रहे, उन्होंने और सख्ती दिखाई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, ये युवा नेता सोचते हैं कि वे नियमों को नजरअंदाज कर सकते हैं, पर अगर अफ्रीका वैश्विक व्यापार की मेज पर बैठना चाहता है तो पहले इसे कानून मानना सीखना होगा। उनके लिए कानून का मतलब था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुबंध और डॉलर का प्रभुत्व।